Hello students, I hope you are doing well and great. I am Abdullah, your chemistry instructor from tutorial.pk, and today now let's take a quick review of chapter 14th of your grade 10th. डियर स्टूडेंट, चैप्टर का नेम है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसको एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहले पार्ट में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में भी हम देखें तो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर सबसे पहले आ रहा है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि एयर के पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, कौन से चीज़ें ऐसी हैं जो एयर को पोल्यूट करती हैं। फिर हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे और वजह जानने की कोशिश करेंगे कि जो दुनिया का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसकी एक्चुअली वजह क्या है। फिर स्टूडेंट हम एसिड रेन को देखेंगे और उनके असर देखेंगे कि एसिड रेन क्या इफेक्ट कर सकती है एटमॉस्फेयर पे। इसके अलावा स्टूडेंट फाइनली हम बात करेंगे कि ओजोन लेयर क्या है, ओजोन की डिप्लीशन कैसे होती है और इसके क्या क्या इंसानी ज़िंदगी पे असरात हैं। सो स्टूडेंट स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको सबसे पहले एटमॉस्फेयर को डिफाइन करना होगा। एटमॉस्फेयर क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, द इन्वेलप ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर्स सराउंडिंग द प्लैनेट अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। देखिए स्टूडेंट, इर्द गिर्द की जो हमारा ये माहौल है इसी को हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसमें एक्चुअली क्या है, उसमें एक्चुअली एक गैसेस का इन्वेलप है और साथ साथ वाटर वेपर्स भी हैं। वाटर वेपर्स मतलब जो पानी बुखारात बन के आ जाता है हवा में, ये उनकी बात हो रही है। तो ये सारे मिलके गैसेस, डिफरेंट गैसेस मिलके और वाटर वेपर्स मिलके हमारे एक एटमॉस्फेयर को बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करें एटमॉस्फेयर में तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की परसेंटेज तो 21% है और नाइट्रोजन की परसेंटेज है 78%। तो मेजर तो ये कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर के। इसके अलावा स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है 0.04 और अदर गैसेस भी होती हैं जिसमें मोस्टली आर्गन होती है और टोटल उनकी जो कंपोजिशन है वो 0.96% है। चलते हैं स्टूडेंट्स, अब लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। एटमॉस्फेयर की याद रखें 4 लेयर होती हैं। उसमें पहली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड लेयर को हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, थर्ड लेयर जो है वो मीजोस्फेयर है और फोर्थ लेयर को हम थर्मोस्फेयर कहते हैं। सो बारी बारी इन लेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं। लेयर कहाँ होती है, इनकी क्या लेंथ होती है, क्या टेम्परेचर होता है, आइए इन सब चीज़ों को आप स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर की, तो जो आपकी पहली लेयर है अर्थ की, जो कि देखिए यहाँ से एक्सटेंड हो रही है, ये बिल्कुल आपकी अर्थ आ गई। सो अर्थ से जो फर्स्ट वन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस बन रहा है, ये ट्रोपोस्फेयर का डिस्टेंस बन रहा है। और उसकी अगर आप लेंथ देखें कितनी बताई हुई है, 0 to 12 किलोमीटर। और टेम्परेचर आप देखें 17 सेल्सियस से स्टार्ट हो रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज होकर -55 पे पहुंच गया। तो स्टूडेंट ये पहली लेयर है। उसके बाद जहाँ ये एंड होती है यानी 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक, ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर है, 12 to 50 किलोमीटर। और टेम्परेचर देखिए वहाँ पे ट्रोपोस्फेयर का टेम्परेचर एंड हुआ था -55 से, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है -5 तक जाता है। इसको स्टूडेंट यहाँ पे ये शो भी किया हुआ है, ये जो आपको शो किया गया है ये एक्चुअली स्ट्रेटोस्फेयर की रीजन है। एक चीज आप नोट करें कि यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर के होने की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है यानी इंक्रीज होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो लेयर आती है वो आती है मीजोस्फीयर की। तो जहां से स्ट्रेटोस्फीयर एंड हो रहा है वहां से स्टार्ट होता है मीजोस्फीयर। तो ये स्टूडेंट ये आ गया मीजोस्फीयर। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपने याद क्या करना है कि 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक इसकी लेंथ होती है और -5 से -93 तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, यानी टेम्परेचर यहाँ पे भी डिक्रीज हो जाएगा दोबारा। उसके बाद स्टूडेंट जो लास्ट लेयर आती है वो आती है थर्मोस्फेयर। तो ये आप देख सकते हैं कि फाइनली ये जो लेयर आपकी ये वाला जो डिस्टेंस बन रहा है ये थर्मोस्फेयर का बन रहा है। और थर्मोस्फेयर अबव 80 किलोमीटर आपका थर्मोस्फेयर वाला रीजन होता है, यानी 80 किलोमीटर से ज़्यादा वाला जो रीजन है वो आपका थर्मोस्फेयर का है और इसका टेम्परेचर -93 से स्टार्ट होता है और बढ़ते बढ़ते 18 सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद एक और लेयर भी आती है एक्सोस्फेयर, वो आपके सिलेबस का पार्ट ही है। सो आपको स्टूडेंट थर्मोस्फेयर तक ही इसको प्रिपेयर करना है। आगे चलते हैं, एयर पोल्यूटेंट्स की बात करते हैं। तो स्टूडेंट जब हम पोल्यूटेंट की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि पोल्यूटेंट हर वो चीज़ है जो कि एयर में मौजूद होती है, वाटर में मौजूद होती है, सॉइल में मौजूद होती है, जो कि इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें पोल्यूटेंट कहलाती हैं। अब अगर एयर पोल्यूटेंट की स्पेसिफिकली बात करें तो एयर पोल्यूटेंट में देखें स्टूडेंट सल्फर ऑक्साइड आ जाते हैं, यानी SO भी आ जाता है, SO2 भी आ जाता है जो कि इरिटेटिंग गैस भी है। इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड आ जाते हैं जिसमें NO आ जाता है, NO2 आ जाता है। फिर उसके अलावा लेड के कंपाउंड आ जाते हैं। फिर स्टूडेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका जो फार्मूला है CFCl3, ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। इसके अलावा स्टूडेंट मीथेन एयर का पोल्यूटेंट है।
CH4 जिसका फार्मूला है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ये भी एयर पोल्यूटेंट है। स्टूडेंट इनकी सबकी डिटेल मैंने अपने मेन लेक्चर में बताई हुई है कि पोल्यूटेंट एक्चुअली क्या हमारी बॉडी पे असरअंदाज कर सकते हैं, क्या नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हम ज़्यादा इनहेल कर लें जो कि इनकम्प्लीट कंबस्शन से बनती है तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, ये इरिटेशन भी कॉज कर सकती है, हेडेक भी हो सकता है। सो इस तरह की बातें मैंने सारी अपनी मेन लेक्चर में सबके बारे में डिस्कस की हुई हैं। सो स्टूडेंट मूविंग ऑन, हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, यानी जो हवा की आलूदगी है उसके क्या क्या जराए हैं, कहाँ कहाँ से ये आलूदगी आती है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल सोर्सेज की। जो नेचुरल सोर्सेज हैं उसमें 3 मेजर सोर्सेज हैं जो कि आपके फॉरेस्ट फायर्स, यानी कुदरती तौर पे जब आग लग जाती है तो उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, तो ये कुदरती नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा स्टूडेंट डस्ट स्टॉर्म भी कुदरती तौर पे आ जाते हैं जिससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। और लास्टली हम वोल्केनोज की बात करते हैं, आतिशफशा, तो ये भी हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर देती है, ये भी नेचुरल सोर्स है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ह्यूमन एक्टिविटीज भी एयर को पोल्यूट करती है। फॉर एग्जांपल हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो एयर को पोल्यूट कर सकता है, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज वाले सोर्स हैं जो कि एयर को पोल्यूट करते हैं। इसके अलावा गाड़ियों से निकलने वाला धुआं वो एयर को पोल्यूट करता है, और स्टूडेंट इंडस्ट्रीज में जो धुआं निकलता है वो भी हमारे एयर को पोल्यूट करता है। तो आपने ये जहन में रखना है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन कौन कौन से हैं, नेचुरल सोर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज से। फिर आइए स्टूडेंट बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि ग्लोबल वार्मिंग का है। ग्लोबल वार्मिंग स्टूडेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि जिससे अर्थ का टेम्परेचर रोज बरोज बढ़ रहा है। आप देखते हैं कि पिछले जमाने में टेम्परेचर कम होता था, गर्मी जब आती थी टेम्परेचर इतना नहीं होता था, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं होती थी, यानी अब तो 50 सेल्सियस तक बात कॉमन हो गई है कि हमारा अर्थ का टेम्परेचर एक गर्मियों में 50 सेल्सियस तक इवन पाकिस्तान में पहुंच जाता है। तो ये क्या वजह है? इसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग स्टूडेंट क्यों होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने ध्यान में रखना है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है जिससे अर्थ का टेम्परेचर हर साल इंक्रीज हो रहा है। आइए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट याद रखें, कुछ गैसेस होती हैं जो होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। इन गैसेस के पास एबिलिटी होती है कि सूरज में से जो शुआएं आती हैं, जिसमें 2 किस्म की शुआएं हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इंफ्रारेड रेडिएशन स्टूडेंट याद रखें कि उनमें हीट होती है। तो ये जो गैसेस होती हैं जब और सन से जो रेडिएशन आती है जब ये टकराती हैं अर्थ पे रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, ये गैसेस उन रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, यानी इंफ्रारेड रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब ये एब्जॉर्ब कर लेंगी तो अर्थ का टेम्परेचर ऑब्वियसली बात क्या होगा? राइज होगा, क्योंकि ये थर्मल रेडिएशन है। तो स्टूडेंट देखिए ये जैसे शो भी हुआ है, सन से आ रही है इनकमिंग सोलर रेडिएशन आई जिसमें अल्ट्रावायलेट भी थी, इंफ्रारेड भी थी। याद रखिए स्टूडेंट अल्ट्रावायलेट तो मेजरली ओजोन लेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, ये मैं आगे चल के बात करूंगा। इंफ्रारेड नीचे आ जाती है। जब स्टूडेंट ये वापस जाती हैं तो होना तो ये चाहिए कि इनको वापस चले जाना चाहिए, लेकिन चंद एक नहीं वापस जाती हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस मौजूद हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि मेजर सोर्स है, जो कि मेजर ग्रीन हाउस गैस है। और इसके अलावा स्टूडेंट बहुत सारी और गैसेस हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आपका ग्रीन हाउस गैस है, इवन मीथेन जो CH4 है वो भी आपका ग्रीन हाउस गैस है। तो ये क्या करती हैं? ये गैसेस यहीं पर ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं उन इंफ्रारेड रेडिएशन को जो कि अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। जब ये यहीं पर ही एब्जॉर्ब कर लेंगी तो अर्थ का टेम्परेचर ऑब्वियसली राइज होगा। सो स्टूडेंट्स यही वजह है ग्लोबल वार्मिंग की जो आपको जहन में रखनी है। आइए मूव करते हैं स्टूडेंट एसिड रेन के बारे में पढ़ते हैं। एसिड रेन के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम एसिड रेन की डेफिनेशन को देखते हैं। रेन हैविंग pH लेस देन 5.6, यानी एक ऐसा पानी जिसकी pH 5.6 से कम होगी उसको हम एसिड रेन कहेंगे। तो स्टूडेंट्स एसिड रेन की अगर हम रिएक्शंस की बात करें ये कैसे होती है, देखिए मैंने आपको बताया हवा में होते हैं प्लूटेंट्स में स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं तो सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, वो हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ और कन्वर्ट करता है अपने आप को SO3 के अंदर। अब स्टूडेंट जो बारिश का पानी है यानी H2O वो रिएक्ट करता है SO3 के साथ, तो आप देखेंगे इससे जो बनेगा वो बनता है H2SO4। अब ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे इसलिए मैं एक्वस लिख रहा हूँ। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड आप देखें ये एसिड रेन का काम कर रहा है, इसको डायग्राम में यहाँ पे शो भी किया हुआ है। हवा में मौजूद थी गैस में जब रेन हुई तो वो आगे टकराया उस गैस में से, तो ये रिएक्शन हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इसी तरह स्टूडेंट जो आपकी हवा में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2 वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ 2 मोल्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट करते हैं। और फिर जब बारिश होती है तो उसका वाटर 2 मोल्स ऑफ वाटर भी यूज होंगे, तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रिक एसिड के अंदर यानी HNO3 एक्वस के अंदर। तो ये भी आपका नाइट्रिक एसिड है, 4 मोल्स ऑफ HNO3 बनेंगे। तो ये स्टूडेंट ये देखें डायग्राम में शो भी हुआ है।
तो ये आपकी एसिड रेन कहलाएगी। इसकी पीएच 5.6 से कम होगी। इसका नुकसान क्या होगा, देखिए आप, ये जो अर्थ जब ये आके गिरेगा नीचे तो ये दरख्तों को भी डैमेज कर सकता है और जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है जिसमें ये फिश वगैरह हैं शामिल, इनको भी ये किल कर सकती है। ये ऐसा पानी होता है जो कि मछलियों को भी मार सकता है, यानी आबी हयात को भी मार सकता है और दरख्तों को भी नुकसान कर सकता है। इसके अलावा इमारतों को भी क्रोड कर सकता है। तो ये आपने ज़हन में रखना है अबाउट एसिड रेन। अब बात करते हैं स्टूडेंट ओजोन लेयर डिप्लीशन की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओजोन क्या चीज होती है। तो ओजोन जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की, जिसमें 3 ऑक्सीजन के एटम होते हैं। सो यहां से आप इसका फार्मूला समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ओजोन का फार्मूला होता है O3। तो स्टूडेंट ये लेयर काम क्या करती है? ये लेयर जो मैंने आपको बताया, सन में 2 रेडिएशन होती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अब इंफ्रारेड रेडिएशन आती हैं, टकरा के वापस चली जाती हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह भी नहीं है। लेकिन जो अल्ट्रावायलेट है वो कैंसर कॉजिंग भी है। सो ओजोन लेयर कुदरती तौर पे जमीन के इर्द गिर्द बनी हुई है जो कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे ऐसे डायग्राम में शो किया हुआ है। तो स्टूडेंट ये जो लेयर है, ये सारी यहाँ पे ये ओजोन लेयर है, ये जो डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। सो ये क्या करती है, जो सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ जगह ऐसा है अर्थ का और कुछ केमिकल ऐसे हैं जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl3 जो मैंने अभी पिछले बताया भी, ये ओजोन लेयर को तोड़ रहा है, डिप्लीट करता है। सो स्टूडेंट ऐसी जगह जहां पे ओजोन लेयर ब्रेक हुई है उसको कहते हैं ओजोन होल, जो कि यहाँ पे शो भी कराया हुआ है। अब ओजोन होल से क्या होगा? ओजोन होल से वो रेडिएशन जो कि वापस चले जानी थी, ओजोन ने एब्जॉर्ब कर लेनी थी, वो भी अब क्या हो रही है, सरफेस पे जमीन पे आ रही हैं और ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां क्रिएट कर रही हैं। तो स्टूडेंट याद रखना है कि ओजोन क्या होती है, उसका पर्पस क्या है और कैसे वो ब्रेकेज होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको ब्रेक करता है। आइए इस रिएक्शन को भी देख लेते हैं इससे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसका फॉर्मूला होता है CFCl3, क्योंकि स्टूडेंट हवा में ये ऊंचाई पे जब जाता है तो वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इससे टकराती हैं, तो ये अपने आप को कन्वर्ट करता है CFCl2 फ्री रेडिकल के अंदर। फ्री रेडिकल बड़ी ही रिएक्टिव स्पीशी होती है, मैंने 9th में आपको बताया है। और स्टूडेंट्स एक मॉलिक्यूल आपका क्लोरीन का बनेगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल। अब स्टूडेंट ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये आपका रिएक्शन देता है। तो मेन रिएक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्लोरीन फ्री रेडिकल ये आपका रिएक्ट कर जाएगा ओजोन से रिएक्ट करेगा और बन जाएगा क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फ्री रेडिकल प्लस ऑक्सीजन गैस को अलग कर देगा। अब स्टूडेंट जो क्लोरीन मोनोऑक्साइड है ये रिएक्ट करेगा एक एटम ऑक्सीजन के साथ और ये अपने आप को कन्वर्ट कर देगा क्लोरीन फ्री रेडिकल में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। अब स्टूडेंट इसका हम लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन देखिए आप क्या होगा, हम जब ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो लेफ्ट वाली चीज़ों को राइट वाली चीज़ों से कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। क्लोरीन रेडिकल भी क्लोरीन रेडिकल से क्या कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे बन जाएगा O3 प्लस O। तो इससे आपका क्या बनेगा स्टूडेंट, देखें 1 मोल इसका है इस ऑक्सीजन का, 1 मोल इस ऑक्सीजन का, तो कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन बन जाएंगे, 2 मोल ऑफ O2। सो ये आपका बन जाता है जिसको हम कहते हैं नेट रिएक्शन। यहाँ पे आप याद रखें दिस इज नेट या ओवरऑल रिएक्शन भी इसको कहते हैं। इसके बारे में हम 9th में स्टडी कर चुके हैं कि इसको हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए नेट रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस है, 4 ही ऑक्सीजन यहाँ पे है और 4 ही ऑक्सीजन यहाँ पे है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको रिएक्शन से समझ आ गया होगा कि ओजोन एक्चुअली ब्रेक कैसे हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि हमारे रेफ्रिजरेटर में भी होते हैं, जो कि एरोसोल स्प्रेस में भी होते हैं, वहां से रिलीज होते हैं, एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अपने आप को रेडिकल में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये क्लोरीन रेडिकल फिर ओजोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। होपफुली स्टूडेंट जितना हमने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस इज अब्दुल्ला साइनिंग ऑफ फ्रॉम tutorial.pk। थैंक यू।